मैं डॉक्टर माधु जैन एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर एसोसिएट प्रोफेसर इन इकोनॉमिक्स। आज हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में संतुलित वृद्धि का सिद्धांत द डक्टोरियन ऑफ बैलेंस ग्रोथ का अध्ययन करेंगे। संतुलित वृद्धि का अर्थ, मीनिंग ऑफ बैलेंस ग्रोथ। संतुलित वृद्धि के सिद्धांत के अनेक निर्माता हैं जो अपने अपने ढंग से इसकी व्याख्या करते हैं। कुछ मानते हैं कि किसी पिछड़े हुए क्षेत्र अथवा उद्योग में निवेश करना संतुलित वृद्धि है ताकि वह अन्य क्षेत्रों और उद्योगों के साथ आ जाए। दूसरे इसका अर्थ ये समझते हैं कि सब क्षेत्रों में एक साथ साथ निवेश होता है। कुछ अन्य इसे निर्माणकारी उद्योगों तथा कृषि का संतुलित विकास समझते हैं। इसलिए संतुलित वृद्धि यह अपेक्षा रखती है कि विभिन्न उपभोक्ता वस्तु उद्योगों के बीच और उपभोक्ता वस्तु तथा पूंजी वस्तु उद्योगों के बीच संतुलन हो। इसका ये भी अर्थ है कि उद्योग और कृषि में तथा घरेलू और निर्यात क्षेत्र में संतुलन बना रहे। फिर इसके लिए सामाजिक और आर्थिक ऊपरी सुविधाओं तथा प्रत्यक्षतः उत्पादक निवेशों के बीच और अनुलंबन और क्षैतिज बाह्य मित्रताओं के बीच संतुलन आवश्यक है। संक्षेप में संतुलित वृद्धि का सिद्धांत यह व्यक्त करता है कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों का एक साथ सामंजस्यपूर्ण विकास होना चाहिए ताकि सब क्षेत्र साथ साथ आगे बढ़ें। इसी प्रकार से इसके लिए पूर्ति और मांग पक्षों में संतुलन की आवश्यकता है। पूर्ति पक्ष अर्थव्यवस्था के उन सभी संबंधित विभिन्न अंगों के एक साथ विकास पर बल देता है जो वस्तुओं की पूर्ति बढ़ाने में सहायक होते हैं। इनमें वे सभी उद्योग जो उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, माध्यमिक वस्तुएं, कच्चा माल, विद्युत, कृषि, सिंचाई, परिवहन आदि साधनों का एक साथ समान रूप से विकास सम्मिलित है। जबकि मांग पक्ष लोगों को रोजगार को अधिक साधन प्रदान करके उनकी आय बढ़ाने से संबंध रखता है जिससे वस्तुओं और सेवाओं के प्रति लोगों की मांग बढ़े। सभी प्रकार के उद्योगों को एक साथ स्थापित करने से जब लोग रोजगार पर लगेंगे तो वे एक दूसरे की वस्तुओं के लिए मांग पैदा करेंगे। इस प्रकार सभी वस्तुएं बिक जाएगी। मांग पक्ष पूरक उद्योग, उपभोक्ता वस्तु उद्योग, विशेष रूप से कृषि और निर्माणकारी उद्योगों से संबंधित है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि संतुलित वृद्धि का सिद्धांत ये आवश्यक बना देता है कि सरकार योजना बनाए और निर्देश और समायोजन करे। इसका अभिप्राय यह है कि व्यक्तिगत निवेश परियोजनाएं चाहे लाभदायक हो, सामूहिक रूप से लाभदायक ही होगी। इसलिए केंद्रीय सरकार द्वारा किसी योजना के अनुरूप उत्पादन की सब दिशाओं में जानबूझकर एक साथ निवेश से अर्थव्यवस्था की संतुलित वृद्धि होगी। रॉजस्टिन रोदान, रैग्ना नर्क से ऑथर लुइस ने संतुलित वृद्धि के सिद्धांत का समर्थन किया था। इस सिद्धांत की व्याख्या, एक्सप्लेनेशन ऑफ द थ्योरी। रॉजस्टिन रोदान का विचार। रॉजस्टिन रोदान प्रथम अर्थशास्त्री थे जिसने 1943 में अपने लेख प्रॉब्लम्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ ईस्टर्न एंड साउथ ईस्टर्न यूरोप में संतुलित वृद्धि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, परंतु उसने संतुलित वृद्धि शब्द का प्रयोग नहीं किया था। उनका तर्क दिया कि पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी यूरोप में सभी निर्माण किए जाने वाले उद्योगों की एक विशाल फर्म या ट्रस्ट की तरह योजना बनाई जाए। उनका मुख्य विचार था कि प्राय सामाजिक सीमांत उत्पादन, सोशल मार्जिनल प्रोडक्ट का निवेश उसके निजी सीमांत उत्पादन से भिन्न होता है और जब उद्योगों के एक ग्रुप का उसकी SMPs के अनुसार इकट्ठा समायोजन किया जाता है तो अर्थव्यवस्था की वृद्धि की दर को अधिक किया जा सकता है। अपेक्षाकृत ऐसा न होने पर यह इसलिए कि एक उद्यमी केवल निवेश के PMP में ही रुचि रखता है, उसकी SMP का सही अनुपात नहीं लगा सकता। अपने तर्क की पुष्टि में रोदान ने बहुत सारे उदाहरण भी दिए थे। उनका कहना था कि श्रमिक अपनी समस्त मजदूरी अगर वो विभिन्न वस्तुओं पर खर्च करता है जिसके कारण वो कई तरह की जो मांग है वो ऐसे उद्योगों की पूरक प्रणाली का योजनाबद्ध ढंग से निर्माण करने से उनका वस्तुएं न बेच पाने का जोखिम कम हो जाएगा और इससे बड़े पैमाने पर आयोजित औद्योगिकरण होगा। नेक्स्ट है
रेगना नक्से का मत। नक्से के अनुसार अल्पविकसित देशों में दरिद्रता दुष्चक्र कार्यशील रहते हैं जो आर्थिक विकास में बाधा डालते हैं। पूर्ति और मांग दोनों पक्षों में दरिद्रता के दुष्चक्र चलते हैं। पूर्ति पक्ष में आय के नीचे स्तर के परिणाम स्वरूप बचत करने की क्षमता बहुत कम होती है। निम्न वास्तविक आय कम उत्पादकता के कारण होती है, जो कि स्वयं अधिकतर पूंजी के अभाव के कारण होती है। बचत करने की कम क्षमता के कारण पूंजी का जो है वो अभाव पाया जाता है। मांग पक्ष के कारण में निवेश की प्रेरणा इसलिए कम हो जाती है क्योंकि लोगों की क्रय शक्ति कम होती है, जिसका अभिप्राय यह है कि लोगों की वास्तविक आय का नीचा स्तर। इसलिए निवेश की प्रेरणा को बाजार का आकार जो है वो सीमित कर देता है, जो कि स्वयं उत्पादकता पर निर्भर करती है, क्योंकि क्रय करने की क्षमता वास्तव में उत्पादन करने की क्षमता है और उत्पादन में प्रयुक्त पूंजी की मात्रा पर उत्पादकता निर्भर करती है। इन दुष्चक्रों को कैसे तोड़ा जाए? व्यक्तिगत निवेश निर्णय समस्या हल कर सकते हैं। नक्स ने अपने तर्क की पुष्टि के लिए रॉजस्टीन रॉदान का जूता फैक्ट्री का उदाहरण लिया है। उन्होंने कहा कि जूता उद्योग लगाया जाता है यदि उत्पादकता और क्रय शक्ति बढ़ाने के लिए ताकि अर्थव्यवस्था में कोई प्रयत्न नहीं किया जाता तो अतिरिक्त जूता उत्पादन की खपत नहीं हो सकेगी। इस प्रकार से मानवीय आवश्यकताएं विभिन्न प्रकार की होती है, इसलिए उद्योगों में लगे लोग अपनी समस्त आय को जूतों पर खर्च नहीं करेंगे। इस नए उद्योग के बाद लोग भी जो है वो नया साल नया जूता खरीदेंगे। हर साल नया जूता नहीं खरीदेंगे क्योंकि उनके पास अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ही काफ़ी पैसा नहीं होता। इसलिए पर्याप्त बाजार के अभाव में नया उद्योग भी विफल हो जाएगा। बाजार का विस्तार कैसे किया जा सकता है? मौद्रिक प्रसार से, विक्रय कला और विज्ञापन से तथा व्यापार नियंत्रण हटाकर तथा आर्थिक आधारित संरचना में विस्तार करके बाजार का आकार बढ़ाया जा सकता है। साथ ही साथ कीमतें घटाकर या कीमतों के स्तर को स्थिर रखते हुए मुद्रा आयों में वृद्धि करके भी इसे बढ़ाया जा सकता है। साथ ही साथ उपभोक्ता मांग, तकनीकी असमानताएं, उद्यम का अभाव पूंजी के लिए मांग को रोके रखते हैं। नेक्स्ट है संतुलित विकास का प्रश्न संतुलित आहार की आवश्यकता पर आधारित होता है। नेक्स्ट, नक्स ने से के नियम से संतुलित वृद्धि के सिद्धांत का सूत्र ग्रहण किया और उस नियम के जेएस मिल के कथन का उल्लेख किया। यदि सब प्रकार के उत्पादनों के बीच किसी गलत हिसाब के बिना उत्पादन की प्रत्येक विधि को ऐसे उत्पादन में वितरण कर दिया जाए जिससे निजी हित निश्चित करते हैं, तो ये वह स्वयं अपनी मांग को पैदा नहीं करेंगे बल्कि संस्थापित कर लेती है। परंतु एक निजी उद्यमी के द्वारा किसी विशिष्ट उद्योग में किया गया पूंजी का पर्याप्त प्रयोग बाजार के छोटे आकार के कारण अलाभदायक हो सकता है। इसके विपरीत विभिन्न उद्योगों के अंतर्गत परियोजनाओं के विस्तृत क्षेत्र में पूंजी का एक साथ प्रयोग आर्थिक दक्षता के सामान्य स्तर को बढ़ा सकता है और बाजार के आकार का विस्तार करता है। इस प्रकार से नक्से के अनुसार इस प्रकार का सीधा आक्रमण अनेक विभिन्न उद्योगों में निवेश की लहर की संतुलित वृद्धि है। इस प्रकार प्रोफेसर नक्स ने संतुलित वृद्धि के सिद्धांत को विवेचित किया। उन्होंने आगे कहा कि सरकारी निर्देशन यानी गवर्नमेंट डायरेक्शन संतुलित वृद्धि के लिए आवश्यक है। अल्पविकसित देशों में निजी उद्यम इन बाह्य मितव्यताओं का लाभ उठाने में असमर्थ है क्योंकि इसमें परियोजना के विस्तृत क्षेत्र में पूंजी निवेश की लहर शुरू करने की क्षमता नहीं होती। इसलिए संतुलित वृद्धि आर्थिक विकास के लिए केंद्रीय योजना, निर्देश और समायोजन की अपेक्षा रखती हैं। निवेश की प्रेरणाओं को उत्पन्न करने वाले साधन के रूप में संतुलित वृद्धि को निजी उद्यम व्यवस्था में प्रमुखता से संबद्ध किया जा सकता है। राज्य निवेश तो बाजार प्रेरणा के बिना हो सकता है और प्राय होता रहता है। योजना प्राधिकारी चाहे पूंजी लगा सकते हैं बेशर्त उनके पास हो, और निजी निवेशी बाजार द्वारा आकर्षित होते हैं और उन्हें ही बढ़ते हुए बाजारों की जरूरत होती है। इस प्रकार से हम जानते हैं कि संतुलित वृद्धि के लिए अपेक्षित है, चाहे वो निजी हो चाहे सरकारी, पर समुचित योजना और समन्वय ही ये सब काम कर सकती हैं। साथ ही साथ प्रोफेसर नक्से का तर्क है ये भी है कि कीमत प्रोत्साहन थोड़ी मात्रा में संतुलित वृद्धि ला सकते हैं। हाँ, प्रारंभिक निवेश के मौद्रिक प्रभावों और अन्य प्रभावों से विभिन्न उद्योगों के विस्तृत क्षेत्र में पूंजी के नए निवेशों की लहर को बढ़ाया जा सकता है।